अस्सलाम वालेकुम, मेरा अच्छा, नाम है उसके बाद साबिर हमारे पास हुसैन ना और आप फंक्शंस देख होते रहे हैं यहाँ हैं पे। जावास्क्रिप्ट स्लैश फंक्शंस हमारे पास ECMAScript हमेशा एक बेसिक टू रूल को एडवांस सीरीज। इम्प्लीमेंट करते हैं। रूल नेम इज ड्राई रूल, डोंट रिपीट योरसेल्फ। सो जब भी हमारे पास पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा होता है, यानी कि एक ही कोड हमें दो तीन जगह पे लिखना पड़ता है सेम, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कोड को उठा के एक फंक्शन में डाल देते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम वो फंक्शन कॉल करते हैं। लेट्स से कि मुझे दो वैल्यूज़ को ऐड करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास दो सिंटेक्स होते हैं। सबसे पहले पहला सिंटेक्स देखते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन फंक्शन के कीवर्ड के फ़ौरन बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ माई ऐड, या फंक्शन का नाम हम लोग रख लेते हैं ऐड मी। ठीक है, ऐड मी के अंदर ये हमारे पास सिंटैक्स है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि फंक्शन का कीवर्ड आता है, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। देन हम लोग पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं, और पेरेंथेसिस यूज़ करने के फ़ौरन बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होने से एंड तक जो भी कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन कोड होगा। जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा वो कोड मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log add me function call। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने फंक्शन बना लिया। जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि फंक्शन का नाम और आगे पेरेंथेसिस, जब भी मैं इस तरह से लिखूंगा ये फंक्शन ऊपर वाला कॉल हो जाएगा। ये देखें, ऐड मी फंक्शन कॉल हमारे पास यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फंक्शन के अंदर हम लोग थोड़ा सा प्ले भी कर सकते हैं। प्ले किस तरह से कर सकते हैं, मैं फंक्शन को कॉल करते हुए कुछ वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ और फिर फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज़ को मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 3। ठीक है, दो वैल्यूज़ पास की मैंने। यहाँ पे मैं दो नेम लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ फर्स्ट सेकेंड। अब जो फर्स्ट है उसके अंदर हमेशा फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और जो सेकंड है उसके अंदर मेरी ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी जो भी मैं पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। console डॉट लो, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को जमा कर दो सेकंड के अंदर। सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं, तो ये देखें 5 मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। फंक्शन कॉल किया, सबसे पहले console प्रिंट हुआ दिस वन, और उसके बाद मेरी ये दोनों वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे इसको पास की थी, कि यहाँ पे मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को गेट करके अपने पूरे फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इसको ये मेरा ऐड का फंक्शन है, तो मैंने यहाँ से 2 और 3 पास किया, और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बना लिए फर्स्ट एंड सेकंड के नाम से, और इन दोनों को जमा करके मैंने कंसोल करवा दिया। जब भी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा वो नई वैल्यू फंक्शन को पास की जाएगी और उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब हमने देखा था कि ये ड्राई रूल को इम्प्लीमेंट करता है। इस रूल को ड्राई ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। इसका मतलब है मुझे जब जब ये फंक्शन चाहिए होगा मैं कॉल कर सकता हूँ, तो मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ऐड मी, और यहाँ पे मैं नई वैल्यूज पास कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 5 और 5। ठीक है, फिर मेरे पास मुझे ज़रूरत पड़ी दो वैल्यूज़ को ऐड करने की, मैं फिर से फंक्शन कॉल करता हूँ, और वैल्यूज़ है मेरे पास 10 10। अच्छा, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ। अगर मेरे पास किसी वेरिएबल में डाटा पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें, 3 दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ और तीनों दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हमें वैल्यूज़ रिटर्न होगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ा, ये वाला कोड मुझे 3 दफ़ा नहीं लिखना पड़ा, मैंने एक दफ़ा लिख के एक फंक्शन में रख दिया और मैं उसको बार बार यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें फर्दर एक चीज़ इस तरह से होती है कि चलो यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं।
इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो सिंटेक्स हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन स्टेटमेंट। ये जो सेकंड सिंटेक्स हम पढ़ने लगे हैं इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट एड मी न्यू, ठीक है, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर मैं अपना फंक्शन स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं जो फंक्शन बनाऊंगा ना उसका मैं नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो एक एनोनिमस फंक्शन इसको बोलते हैं, जिसको फंक्शन का नाम नहीं होता उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। तो अगर मैं इस सिंटेक्स के साथ अपना फंक्शन बना रहा हूँ ना, तो मैं इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। काम ये बिल्कुल सेम उसी तरह से करता है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट सेकेंड कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अच्छा, इस केस में मैं यहाँ पे कंसोल करवाने की बजाय रिटर्न करवा देता हूँ। तो जब भी हमें वैल्यू कंसोल नहीं करवानी, हमें किसी और जगह पे यूज़ करनी है, तो हम लोग वैल्यू रिटर्न करवा दिया करते हैं। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ पास करता हूँ, लेट्स से 10 एंड 11। अच्छा, ये रिटर्न मैं रिमूव कर रहा हूँ, कंसोल ही डाल रहा हूँ ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो, रिटर्न फिर इसके बाद कर लो। तो मैंने क्या किया है, दो वैल्यूज़ यहाँ से पास की हैं, सेम वही वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन सिंटेक्स मेरा चेंज है। यहाँ पे मैंने फंक्शन के बाद नाम लिखा था और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना के उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन स्टोर किया हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब जब हम लोग इस तरह से फंक्शन लिखते हैं ना, तो हम लोग फंक्शन कॉल करने के लिए उस वेरिएबल के नाम के आगे पेरेंथीसेस डाल देते हैं और सेम उसी तरह से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ, सॉरी, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे ये वैल्यू कंसोल नहीं करवानी, मुझे ये वैल्यू रिटर्न करवानी है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको किसी और जगह पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो भी इसका रिजल्ट आए ना, ये रिजल्ट मुझे वापस रिटर्न कर दिया जाए, ताकि इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ और वो वेरिएबल मैं किसी जगह पे यूटिलाइज कर सकूँ। क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से तो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता ना, ये तो सीधी कंसोल में प्रिंट हो गई है, तो मेरे तो किसी काम नहीं आई। अगर तो मुझे प्रिंट करवाना था बस कंसोल में, फिर तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन में तो आप कंसोल में प्रिंट तो सिर्फ अपने लिए करवा रहे होते हैं ना, वैसे तो आपने वैल्यू किसी ना किसी जगह पे यूज़ करनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड होता है रिटर्न। रिटर्न के बाद हम लोग उसको जो भी हम लोगों ने वैल्यू रिटर्न करवानी हो वो हम लोग उसके आगे लिख देते हैं। तो मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये वैल्यू यहाँ से मुझे रिटर्न, ये पहले कंसोल करवाएगा उसके बाद रिटर्न करवाएगा। जब हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं ना, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रिटर्न के बाद कोई भी कोड लिखता हूँ ना, तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। अक्सर क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो हम लोग ध्यान में नहीं रहता, रिटर्न के बाद यहाँ पे नीचे कुछ कुछ अपना कोड लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता। तो ये माइंड में रखना है कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अच्छा, अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे ये कंसोल वाली वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू रिटर्न किया वो मैंने किसी जगह पे यूटिलाइज नहीं की। तो वो वैल्यू अगर मुझे यूटिलाइज करनी है तो मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। मैं कहता हूँ आंसर इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन जो भी मुझे रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और मैं इसको किसी जगह पे ऐड करवा सकता हूँ, कंसोल करवा सकता हूँ, किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई। तो अभी के लिए हम लोग चेक करने के लिए कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई है, कंसोल करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग ANSWER आंसर।
तो ये मेरे पास वैल्यू रिटर्न होनी शुरू होगी। ठीक है, अच्छा ये बात नहीं है कि हम लोग रिटर्न सिर्फ इसी तरह के सिंटेक्स के अंदर करवा सकते हैं, हम लोग रिटर्न यहाँ पे भी करवा सकते हैं। दोनों तरह के फंक्शंस के अंदर आप रिटर्न करवा सकते हो, कंसोल लॉग भी करवा सकते हो, रिटर्न भी करवा सकते हो। सर फिर ये दोनों तो फंक्शन में फ़र्क क्या है? इन दोनों फंक्शंस में जो फ़र्क है ना वो सिंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो सिंटेक्स है बस इसको फंक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। बाकी जो डिफरेंस है वो हम लोग थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्विस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, तो ट्विस्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ये ट्विस्ट हो जाता है और ये ट्विस्ट नहीं होता। लेकिन एनीवे अभी के लिए सिंटेक्स का डिफरेंस है, दोनों तरह से आपको लिखे हुए मिलेंगे। पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए या इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए आपको फंक्शन, तो दोनों सेम काम कर रहे हो। अच्छा, एक फंक्शन की टाइप होती है प्योर फंक्शन। ये इस तरह के फंक्शन होते हैं जो अपनी बॉडी से बाहर किसी चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करते, और जो इसके ऑपरेंड्स होते हैं उनको भी इम्पैक्ट नहीं करते। लाइक जो वैल्यूज आती हैं उसको सिंपली उसके ऊपर कैलकुलेशन करके उसको रिटर्न करवा देते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग प्योर फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सिंपल सा ऐड का फंक्शन लिखा हुआ है, ए और बी दो ऑपरेंड्स इसके पास आ रहे हैं, ये इसको ए प्लस बी को जमा करवाने के बाद एक नया वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर ही ले रहे हैं, लेट के नाम से सी एक वेरिएबल लिया है और उसको हम लोग वापस रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये प्योर फंक्शन है। अगर ये लेट सी यहाँ पे ना लिया होता, ये लेट सी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिया होता, यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या होना था कि इसको मैंने इस तरह से यूज़ करना था यहाँ पे, तो फिर ये प्योर फंक्शन नहीं रहना था, क्योंकि ये अपनी बॉडी से बाहर किसी एक वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है, तो फिर ये प्योर फंक्शन नहीं रहना था। तो अभी के लिए ये अपनी बॉडी से बाहर किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा और ना ही अपने किसी ऑपरेंड को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि मैं ए प्लस बी को जमा करके ए या बी में स्टोर नहीं कर रहा, तो ये मेरा प्योर फंक्शन है। वैल्यू कैसे रिटर्न करवाते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, कुछ हमें जावास्क्रिप्ट ने जो है ना वो टाइमर फंक्शन दिए हमें। टाइमर फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे अगर हमें एक फंक्शन थोड़े टाइम के बाद जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम लोग सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे आते हैं, ये देखें, ये मैंने जैसे फंक्शन लिखा था ये वाला, इस पर ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं दो को बल्कि तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ये भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये फंक्शन है एडमी वाला, लेकिन ये फंक्शन जो है ना ये मैं 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम रन होने के बाद, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद। तो मैं इसको कहता हूँ सेट टाइम आउट, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ फंक्शन विच इज़ एडमी, ठीक है, और एडमी के साथ मैं यहाँ पे टाइम पास करता हूँ। ये टाइम जो है ना ये मिली सेकेंड में होता है, तो 2000 का मतलब है 2 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कंसोल जो है ये प्रिंट होना चाहिए, जस्ट टू चेक। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये मेरे पास एडमी फंक्शन कॉल आ गया, लेकिन मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 2 सेकंड के बाद ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से कोई भी फंक्शन जो है वो हम लोग डिले के साथ यहाँ पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। सेट इंटरवल जो है ये क्या करता है, इसको हम लोग अगर डिले पास करते हैं ना, लेट से मैं इसको सेम सिंटैक्स है इसका भी, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट की जगह पे सेट इंटरवल पास कर दूंगा, तो ये उतने इंटरवल के बाद बार बार फॉलो करेगा। ये इंटरवल की जगह पे मैं डाल देता हूँ 2000, ठीक है जी, ये मेरा फंक्शन है और ये मैंने 2000 का इंटरवल डाल दिया। तो अब ये हर 2 सेकंड के बाद कॉल होता जाएगा, ये देखें फिर कॉल हो गया, फिर इस तरह से चलता रहता है। तो ये हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट के टाइमर फंक्शन हैं जो हम लोग अगर किसी जगह पे हमें यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़े तो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ सिंपल लूप्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर और मुझे व्हाइल लूप। क्वेश्चन है। जी जी,
ये सर ये पिछली स्लाइड पे ये है टाइमर वाली पे। जी। अक्सर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आती है एक पूरी वेबसाइट में कि भाई 30 मिनट हो जाए तो 30 मिनट बाद ये प्रोग्रेस बंद हो जाए। तो उसको भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हैंडल कर सकेंगे? 30 मिनट्स जो है ना वो इसके ना डिफरेंट तरीके हैं इसको हैंडल करने के। 30 मिनट्स के साथ हम लोग थोड़ा कभी सा भी, प्लीज एक्सप्लेन हाँ, करेंगे? 30 मिनट्स के साथ जो है ना हैंडलिंग नहीं होती, वैसे हम लोग यूजुअली प्रोग्रेस के साथ हैंडलिंग कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रेस की हमें जो रिजल्ट है वो किसी न किसी जगह से मिल रहा होता है। लेकिन अगर आपने 30 मिनट्स की हैंडलिंग करनी लाइक है, मैं आपको जी, अगर आपने 30 मिनट्स की हैंडलिंग करनी है तो आप ये सेट टाइम आउट फंक्शन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या लेकिन करेंगे? सर एक और चीज है कि एक बंदे ने अपनी प्रोफाइल बनाई है। हम उसे कहते हैं कि इसकी प्रोफाइल हर वीक के बाद रिन्यू होनी है। इसने प्रोफाइल बनाने को कोई पैसे होंगे फॉर एग्जांपल। तो एक वीक में उसने बना ली प्रोफाइल, अब उसको एक हफ्ते बाद इस तरह हम वो चीज लगाएंगे कि उसने जिस टाइम और डेट और सेकंड में बनाई वो थी यहाँ उसी से, टाइम डेट सेकंड पे अच्छा नहीं हो वो, जाएगी। ये इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बट टू आंसर दैट क्वेश्चन, जिनको नहीं समझ आए कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाके समझ लेंगे इसको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुकीज़ यूज़ करेंगे इसके लिए, और हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर टाइम स्टोर करेंगे उस टाइम पे जिस टाइम पे हम यूज़र को वो टाइम असाइन करें। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि अब से लेके एक हफ्ते तक इस यूज़र को मेरी एप्लीकेशन अलाउड है, तो मैं ये वाला टाइम स्टोर कर लूँगा अपने पास डेटाबेस में, और एक ठीक है। कुकी कुकी बना के उसकी ब्राउज़र में भी स्टोर करवा दूँगा। ठीक है, तो फॉर द रन टाइम मैं कुकी से चेक करता रहूँगा, ओके अगर मुझे सर, कुकी हम ये मिलती कुकीज रहती है। पढ़ेंगे ना हम हाँ इसमें जी, बिल्कुल कुकीज़ कोर्स में? पढ़ेंगे। तो और अगर मुझे कुकी नहीं मिलती तो मैं डेटाबेस को कॉल करूँगा और वहाँ से टाइम उठा लूँगा, और मैं हमेशा अपने करंट टाइम के साथ उसको कंपेयर करूँगा कि अभी इतना टाइम हो गया, यानी कि एक हफ्ते का इंटरवल हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हुआ तो उसको अलाउड ठीक है करते सर, रहेंगे। कैरी ऑन। थैंक ठीक यू है, सो मच। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम ये कुछ बेसिक लूप्स हैं, ये हम लोग अब बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, जब हम लोग आगे रिएक्ट में और प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होंगे तो ये लूप्स बहुत कम यूज़ होते हैं, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, मैं इसमें से आपको एक समझा देता हूँ। ये जी हमारे पास फॉर लूप, लूप हमारे पास तब होते हैं जब हमारे पास कोई एक डाटा हो और हमने उसके ऊपर लूप थ्रू करना हो, यानी कि मेरे पास एक नंबर ऑफ अरे आ गई है और मैंने उसके ऊपर लूप थ्रू करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ 10 नंबर्स की एक अरे है और मैंने उनको जमा करवाना है 10 नंबर्स को। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप थ्रू करना पड़ेगा, उसके ऊपर लूप चलाना पड़ेगा। तो इस तरह का जब भी आइट्रेशन वाला काम होता है तो हम लोग अपने लूप के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले फोर का कीवर्ड होता है, उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस डाल देते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, या वार कीवर्ड के साथ ले सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट के साथ ले सकते हैं, कॉन्स्ट के साथ नहीं यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन आप वार और लेट दोनों में से यूज़ करें। तो आपने ले लिया लेट आई इक्वल्स टू 0, और उसके बाद सेकंड नंबर में हमारे पास कंडीशन होती है कि कब तक लूप चलाऊं मैं कहता हूँ जी ये आई जो है ना इसकी इनिशियल वैल्यू है 0, और ये तब तक लूप चलाएं आप, तब तक जब तक आई की वैल्यू 3 से नीचे नीचे है। तो जैसे ही 3 से ऊपर जाएगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड पे हम लोग इसको वैल्यू जो है वो चेंज करवा रहे होते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा रहे होते हैं। तो अब ये चलेगा किस तरह से, मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले फॉर लूप चलेगा, तो आई को वैल्यू असाइन हो जाएगी 0, और फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी, आई लेस देन 3, यस आई लेस देन 3। ठीक है, तो वो कहेंगे ठीक है गो हेड इस लूप को चला दो और इसके अंदर एक वैल्यू जमा करवा दो। तो अब आई के अंदर क्या वैल्यू आ गई 1, अब फिर से लूप चला दोबारा, तो अब इनिशियल वैल्यू काउंट नहीं होगी, अब जो वैल्यू इसके अंदर ऐड की गई थी वो वैल्यू काउंट होगी विच इज़ 1। कंडीशन चेक की जाएगी दोबारा, आई लेस देन 3, यस लेस देन 3 है, तो फिर से एक दफ़ा लूप चला दिया जाएगा और एक ऐड कर दिया जाएगा, फिर से आई आएगा यहाँ पे, तो आई में 2 होगा, और फिर से कंडीशन चेक की जाएगी और फिर से लूप चलाया जाएगा। अब इसमें जब एक जमा कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो अब जब आएगा 3 यहाँ पे और ये कंडीशन चेक की जाएगी तो ये हो जाएगी फॉल्स, तो लूप हो जाएगा 5। तो इन शॉर्ट ये वाले वेरिएबल के अंदर एक इनिशियल वैल्यू रखी जाती है, यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट कराया जाता है और यहाँ पे उसको चेक किया जाता है। जैसे ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है हमारा लूप चलना बंद हो जाता है। तो इसको सेव करते हैं। इस लूप के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये वाला जो हमारा वेरिएबल है ना इसको हम लोगों ने प्रिंट करवाया हुआ है, यहाँ पे अलर्ट करवाया हुआ है। अलर्ट नहीं मैं करवाता, मैं यहाँ पे इसको console.log करवाता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली समझ आए।
तो यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं। ओहो, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, कंसोल के अंदर 0 1 2। तो जैसे ही 3 आया, 3 के ऊपर ये लूप हमारा ब्रेक कर गया। ठीक है, तो ये बेसिक लूप की एग्जांपल थी जिसमें हम लोग किसी भी एक वैल्यू के ऊपर लूप थ्रू कर सकते हैं। बाकी हम लोग एडवांस लेवल पे आगे जाके लूप सारे पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बट इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें लेक्चर में हमारे पास 2 असाइनमेंट्स हैं। एक कोडिंग चैलेंज 1 है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये स्टेप्स भी लिखे हैं मैं नीचे, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो कोडिंग चैलेंज 1 के अंदर आपने मार्क एंड जॉन आर ट्राइंग टू कंपेयर देयर बीएमआई। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने मास को डिवाइड करना है हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट से, तो आपके पास बीएमआई आ जाता है। तो आपने बेसिकली बीएमआई कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 पे आप मार्क और जॉन के मास और हाइट वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे, फिर उनको कैलकुलेट करेंगे बीएमआई इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो इन ऑपरेटर्स को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वेरिएबल्स के साथ, तो आपके पास बीएमआईज आ जाएंगे। क्रिएट अ बुलियन वेरिएबल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर मार्क हैज़ अ हायर बीएमआई देन जॉन। तो आपने यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग लेनी है कि इसका जो बीएमआई है मार्क का, ये बड़ा है जॉन से। डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इफ एल्स टर्नरी एंड स्विच। ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ होंगी। उसके बाद प्रिंट अ स्ट्रिंग टू द कंसोल कंटेनिंग द वेरिएबल फ्रॉम स्टेप 3। इसमें जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, उसको आप डिस्प्ले करवाएंगे और बताएंगे कि किसका जो बीएमआई है वो मार्क्स बीएमआई हायर देन, तो जो ट्रू या फॉल्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, ओके, ये सिंपल सा एक कोडिंग चैलेंज है। उसके बाद जब आप ये कर लें कोडिंग चैलेंज 1, तो कोडिंग चैलेंज 2 भी करना है आप लोगों ने। कोडिंग चैलेंज 2 क्या है कि जॉन एंड माइक both play basketball in different teams. In the latest 3 games, John's team scored 89, 170 and 130 points. ये एक टीम का स्कोर है और ये दूसरी टीम का स्कोर है। करना क्या है अब आपने, इसके अंदर कैलकुलेट द एवरेज स्कोर फॉर ईच टीम एंड लॉग टू द कंसोल। आप इसकी एवरेज निकालेंगे और इसकी एवरेज निकालेंगे और कंसोल में लॉग करवा देंगे। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। डिसाइड विच टीम विंस इन एवरेज, इसकी एवरेज निकालेंगे, इसकी एवरेज निकालेंगे और देखेंगे किसकी एवरेज ज़्यादा है। आप वहाँ पे डाल देंगे कि ये वाली टीम की एवरेज ज़्यादा है और आपने ये वाली टीम विन कर दी है। देन चेंज स्कोर्स टू शो डिफरेंट विनर्स। तो देन आप क्या करेंगे, स्कोर को चेंज करेंगे, ये वाले स्कोर को वेरिएबल्स में जो आपने रखा होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, यानी कि कभी ये वाला स्कोर ज़्यादा करें तो फिर ये वाली टीम विन करनी चाहिए, ये वाला स्कोर ज़्यादा करें तो ये वाली टीम विन करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, डोंट फॉरगेट टू टेक इनटू अकाउंट देयर माइट बी अ ड्रॉ। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ कि हम लोग इफ़ एल्स जब यूज़ कर रहे होंगे तो खाली इफ़ लगा के छोड़ नहीं देना, एल्स के अंदर प्रॉपर कंडीशन लगानी है कि अगर यानी कि एल्स के साथ इफ़ कंडीशन एक और ऐड होगी कि अगर ये दोनों मैच हो जाती हैं, यानी कि बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाती है, तो हम लोग कंसोल करवाएंगे कि मैच इज ड्रॉ। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें यूज होंगी इस कोडिंग चैलेंज के अंदर, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इफ एल्स, ठीक है, कंकैटिनेशन और एंड ऑपरेटर यूज होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं एंड यू फील कंफर्टेबल, तो आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में सारी चीज़ें यही हैं, बस 2 टीम्स की जगह पे 3 टीम्स हो जाएगी। बट थर्ड पार्ट इज़ नॉट नेसेसरी। ये अगर कोई अपनी स्किल सेट चेक करना चाहे कि ठीक है मुझे इतनी समझ आ गई है, अब अपने आप को एक चैलेंज दें और एक टीम और ऐड करके 3 टीम्स के साथ सेम चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, तो फिर आप यहाँ पे ये भी कर दीजिएगा। अदरवाइज कोडिंग चैलेंज 1 और कोडिंग चैलेंज 2 का इतना पार्ट, सॉरी, कोडिंग चैलेंज 2 का इतना पार्ट ये वाला जरूर करना। कोड कैसे सबमिट करना है आपने, वहाँ पे गूगल क्लासरूम पे आपके ऊपर आपको ऐड कर दिया हुआ है, वहाँ पे असाइनमेंट ये जो कोड चैलेंज 1 और कोड चैलेंज 2 ये आपको कैसे सबमिट करना है, आपने यहाँ पे जाना है कोड सैंडबॉक्स में, कोड sandbox.io, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लें। ठीक है, और यहाँ पे ये क्रिएट अ सैंडबॉक्स, इस पर क्लिक करें। ये पूछेगा सैंडबॉक्स किसका चाहिए, जावास्क्रिप्ट के लिए चाहिए, रिएक्ट के लिए चाहिए, तो हम लोग कहते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कोड लिखें, उसको सेव करें प्रॉपर, और इसका लिंक यहाँ से जनरेट हो जाता है।
ये लिंक आप जनरेट करके मुझे सेंड, वहाँ पे आप सबमिट करवा देंगे, कोडिंग चैलेंज 1, कोडिंग चैलेंज 2, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने ये लिंक सबमिट किया होगा, मैं क्लिक करूंगा, लिंक ओपन हो जाएगा और मैं आपका कोड देख सकता हूँ। सबमिशन वैल्यूज डेट हमने कंसोल्स में दिखानी है या फिर हमने इसमें HTML CSS में दिखानी है? नहीं, कंसोल में करवानी है। यहाँ पे ये देखें, ये नीचे ना कंसोल शो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना तो ये कंसोल शो हो जाता है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर कंसोल करवाता हूँ ना कुछ भी, तो ये यहाँ पे कंसोल में शो हो जाएगा मेरे पास। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो है ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये हम लोग यहाँ से ठीक है, अपना कोड, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, तो इसको सेव करके प्रॉपर्ली, ये आपके अकाउंट, आपने साइन इन किया होगा तो आपके अकाउंट में सेव भी हो जाएगा साथ साथ आपके रेफरेंस के लिए, और इसका लिंक जनरेट करके आपने मुझे वहाँ पे सबमिट कर दिया। डेडलाइन कल की है या नेक्स्ट की? नेक्स्ट वीक से पहले। ठीक है, कल क्लास होगी ना हमारी? जी, कल क्लास होगी। चलो, हो गया। और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर लेक्चर क्लोज कर दें। जी 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। जी श्योर। पहली चीज़ तो ये है कि वो जो इनलाइन आपने इफ एल्स की थी, आप उसकी स्लाइड ओपन करते हैं। क्या चीज़, सॉरी दोबारा? इनलाइन जो इफ एल्स लिखी थी उसकी स्लाइड। इनलाइन फाइल्स लिखी थी, समझ नहीं आई। नहीं, इफ एल्स जो एक लाइन में लिखी अच्छा अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर की थी। बात कर रहे हैं। टर्नरी, मुझे ठीक है ठीक है, नेमिंग याद नहीं आ रही। टर्नरी ऑपरेटर, जी। इसी एग्जांपल जो थी। अच्छा, इसमें आपने ये तो बताया था कि इफ एल्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इफ एल्स के बाद दोबारा इफ एल्स आ रहा हो, मतलब मल्टीपल इफ एल्स आ रही हो, तो उसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे? उसको भी एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको समझने के लिए। तो जब हम लोग इसको प्रोफेशनली यूज़ करेंगे ना, तब हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, वैसे हम लोग इसको अगर ज़्यादा इफेल्स हो तो हम इफेल्स लगा लेते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसको समझ आ जाए ठीक है, जिसको नहीं समझ आए वो इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फर्दर कंडीशन पास कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो ये चल जाए। अगर आप चाहते हो कि ये कंडीशन ट्रू ना हो, तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन पास करके इसके फिर आगे फर्दर ट्रू पैरामीटर्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये तो चल जाएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, तो ये एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ये ज़्यादा जब आप ऐड करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर आपको खुद भी समझ नहीं आती क्या है। तो ये सिंपल जो इफ़ है उसके ऊपर, अगर आपने एक स्टेटमेंट के ऊपर कोई जब भी रिजल्ट शो करवाना था तब हम ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको यूज़ नहीं करते। जी, सही हो गया। अच्छा, दूसरा मेरा बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। एक चीज़ इनकाउंटर की थी मैंने एक जगह पे, जावा स्क्रिप्ट में आपने फंक्शंस जहाँ पे कॉल किए हैं वो आप जरा ओपन करते हैं स्लाइड। जी, फंक्शंस, या फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन लिखा हो ना एडमी का, ठीक है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इससे ऊपर XYZ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, और फंक्शन के अंदर जाके उसकी वैल्यू ऑल्टर हो रही है, ये चेंज हो रही है, उसको साइन हो रही है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ कि अंदर मैं अच्छा, इसकी वैल्यू अंदर आती है और उसके बाद मैं कंसोल लगाता हूँ फंक्शन के बाहर, ठीक है, जैसे हम अभी ऑपरेशन कर रहे हैं। स्ट्रिंग साइन कर दें कोई भी, या मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आपको आंसर दे रहा और मतलब उसमें डिले आता है। मैं इस फंक्शन के अंदर जाके मैं डिले लगा देता हूँ और उस यानी कि 2 सेकंड का डिले लगा देता हूँ, लेकिन कंसोल में फिर वो एम्प्टी दे देता है कंसोल। तो अगर फंक्शन में डिले आ रही हो, जैसे मैंने अगर एक एक केस किया था कि 1 लाख का वो था, फॉर लूप लगा हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा थे और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी देर बाद आया था, तो कंसोल जब हम नीचे करते थे तो वो एम्प्टी दे देता था। तो मुझे क्या करना पड़ता था कि सेट टाइम आउट लगाना पड़ता था कंसोल नीचे सक्सेसफुल करवाने के लिए। इसका क्या हल है? मैं आपका क्वेश्चन पहले समझ गया था, लेकिन जो आपने बाद में चीज़ें ऐड की हैं ना, ये कंफ्यूजिंग हो गया। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर जी, देता हूँ, थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट।
तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये जो वेरिएबल है ना, ये ग्लोबल स्कोप में होता है। अच्छा, जिनको ये समझ ना आए वो इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये होस्टिंग की चीज़ है जो इन्होंने पूछी है ना, ये होस्टिंग की कॉन्सेप्ट की चीज़ है। और इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट होता है इसकी स्कोपिंग का, तो स्कोपिंग का भी हमारा टॉपिक है, होस्टिंग का भी टॉपिक है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन आपने पूछा तो मैं थोड़ा सा आंसर दे देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये ग्लोबल है, इसको मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास करूँगा। अगर मैंने ये फंक्शन कॉल किया है और मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि ये ग्लोबल लेवल की वैल्यू है। फिर मैं इसको कंसोल करता हूँ इस फंक्शन के बाहर यहाँ पे, तो मुझे अगर तो मैंने यहाँ पे कॉल करता हूँ जहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे कंसोल किया, तो ये वैल्यू चेंज हुई मिलेगी। अगर मैं फंक्शन कॉल करने से पहले इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे वैल्यू चेंज हुई नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक फंक्शन कॉल नहीं हुआ। ठीक है, अब इतना मुझे समझ आ गया था। नेक्स्ट इसमें कोई आप चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो करें और मेरे से पूछें कि ये है कि फंक्शन के अंदर मैंने कोई लूप लगाया हुआ, फॉर लूप, ठीक है, और उसमें 1 लाख का वो लूप था, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो फंक्शन परफॉर्म होगा तो वो टाइम लेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपका जो जावास्क्रिप्ट होता है वो लिनियर होती है कि फंक्शन का रिस्पांस आता है, यानी मैंने रिटर्न करवाई भी है वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की। अब रिटर्न हुई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही थी, ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने नीचे साथ ही कंसोल करवाया हुआ था। फंक्शन अब क्या कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यू बहुत देर बाद आती है, यानी 1 लाख फॉर एग्जांपल लूप चल रहा है, वो बहुत देर बाद आती है, तो नीचे जो कंसोल है वो एम्प्टी आ जाता है। ऐसा केस हो सकता है ना? नीचे जो कंसोल है वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए जब तक जैसे आपने, हाँ, यानी अगर कस्टम हमें यूजर तो रिस्पॉन्स हम मिलेगा यूज कर फिर ही नीचे सकते हैं। वाली लाइन चलेगी। जो जावास्क्रिप्ट है ना, आप जब ये सिंक्रोनस फॉरवर्ड में चलती है, ठीक है। अगर मैंने ये फंक्शन कॉल किया ना, तो डेफिनेटली ये फंक्शन उस, अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आप होल्ड कर लें। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना जावास्क्रिप्ट इंजन, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ पे आके पास हो जाती है और फिर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी। चलें, सही ठीक है, सही हो गया, सही हो गया, सही हो और कोई क्वेश्चन? गया। जी पूछें। नथिंग नथिंग। ओके, चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। चलो ठीक है, ओके, हाफिज।